हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज रेलवे ग्रुप डी के 6 सितंबर के पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और यहाँ पर मुझे जितने भी प्रश्न मिले हैं साइंस और जीके के, वे सारे यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न आज के आए हैं। तो आप देख सकते हैं 6 सितंबर का पहला शिफ्ट का हम लोग कवर करेंगे और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न आज आया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो सभी को पता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है और इसका रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाता तो CaSO4 हो जाता इंटू हाफ H2O, है ना। CaSO4 इंटू हाफ H2 इसका रासायनिक सूत्र होता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम होता है। सिगरेट पीने से शरीर के कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो सिगरेट पीने से शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। कौन सा भाग से फेफड़ा प्रभावित होता है, यह प्रश्न आया हुआ था। अच्छा, आईपीएल का बड़ा अच्छा प्रश्न आया था कि आईपीएल 2022 कौन से संस्करण के थे। तो इस बार 15वें संस्करण के, इस बार जो 2022 में जो आईपीएल खेला गया था यह 15वां संस्करण था इसका, है ना। क्योंकि 2008 में आईपीएल का शुरुआत हुआ था। अगर ये भी पता होता तो आप लोग जोड़ के मार सकते थे 15वां संस्करण है इसका, है ना। ये प्रश्न आया था। पूछा गया था कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, यह प्रश्न भी आया था। तो स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला प्रश्न आया था, तो डेली पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न आ रहे हैं, तो इसलिए आज मैं आप लोग के लिए एक पंचायती राज व्यवस्था से कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उस वीडियो को देख लीजिएगा तो 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, तो शाम में आज मैं अपलोड करूंगा। प्रश्न आया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए थे। तो जब शुरू में 42वां संविधान संशोधन किया गया उस समय टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में फिर 86वां संविधान संशोधन के तहत एक मौलिक कर्तव्य को 51 के ए में जाकर के एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। टोटल अभी जाकर के 51 जाके मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है। ठीक है, तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों की लगान में वृद्धि के लिए 1928 में गुजरात में कौन सा आंदोलन किया था। किसानों के लिए जो है, जब अंग्रेजों ने क्या किया था, कर में वृद्धि कर दिया था, तो उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में जाकर के 1928 में बारदौली का सत्याग्रह का लड़ाई आंदोलन किया था। ठीक है, तो पूछा जाता कभी बारदौली से का सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, है ना। चलिए, और यही बारदौली की महिलाओं ने इसको सरदार का उपाधि दिया है वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सर ओलंपिक में शामिल भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित था, किससे संबंधित था, यह क्वेश्चन आया था। वह एक गोलकीपर है ना। PR श्रीजेश क्या है? गोलकीपर है। तो सही आंसर हो जाता गोलकीपर। अगला प्रश्न आया हुआ था, किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की रिपोर्ट सौंपी थी 1989 में। तो 1989 में जो समिति था वह था PK गुंथन समिति। PK गुंथन समिति के द्वारा 1989 में पंचायती राज व्यवस्था की रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका जो है इंस्टीट्यूट ऑफ आपका केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? मैसूर के कर्नाटक में है। कहाँ पर? मैसूर के कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, कर्नाटक का मैसूर को आपका जो ऑप्शन था वहाँ पर मैसूर वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन योजना से आया था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना होने पर कितनी राशि दी जाती है। तो यदि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अगर दुर्घटना होता है और आप उसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको 1 से लेकर के 2 लाख के बीच दिया जाता है। 1 से 2 लाख के बीच दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है प्रीमियम राशि जो होता है आपको 12 रुपया प्रति वर्ष देना पड़ता है। ठीक है, और यह जो था 18 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष तक के आयु के लिए यह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना था। वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद को ही कहा जाता है। क्या ऋग्वेद को हम लोग कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है। क्या ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद क्या कहा जाता है? बाद बाकी आपका क्वेश्चन क्या आया था, अगर कुछ दूसरा आया था तो इसको जरूर कमेंट करके बताइए क्वेश्चन क्या था, ताकि हम जो है फिर से पीडीएफ में अपलोड करके शाम में आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में जब डालूंगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, और भी जितना क्वेश्चन आप लोग को पता होगा भेज दीजिएगा कमेंट के माध्यम से या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, नंबर दे दिए ऊपर में। पौधा का डायग्राम दिया हुआ था। ठीक है, उसमें पूछा गया था कि इसमें कौन सा पार्ट में कायिक प्रवर्धन हो रहा है और कौन सा पार्ट में प्रजनन अंग है। तो देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए एक पौधा है, ठीक है, तो पौधा का जो अक्सर अब फूल वाला पार्ट होता है, फूल वाला पार्ट, इस फूल पार्ट में क्या होता है? फूल वाला पार्ट में होता है जनन, है ना। रिप्रोडक्शन फूल के पार्ट से ही होता है
और पौधा का कोई भी पार्ट जो होता है, यहाँ से जैसे ये बीच में पेड़ है और यहाँ से यह निकल गया, तो ये इस भाग में यहाँ पर जो हो रहा है ये क्या होता है, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, किसी भी मतलब पेड़ को काट करके लगा देने पर अगर हो जाता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग कायिक प्रवर्धन। तो यहाँ पर से एक नया निकल रहा है यहाँ पर टहनी, तो इसको बोलते हैं हम लोग कायिक प्रवर्धन। तो इस प्रकार के चित्र थे आपके। इनमें से किस में कायिक प्रवर्धन नहीं होता है, ऑप्शन दिया था अंगूर, आम, गन्ना, गुलाब। देखिए गुलाब के अगर पेड़ को काट के लगाएंगे तो लग जाएगा, गन्ना के पेड़ को भी काट के लगाएंगे तो लग जाएगा, अंगूर के भी लग जाएंगे, आम के लेकिन नहीं लगेंगे। तो आम में कायिक प्रवर्धन नहीं होता, बाद बाकी गन्ना, गुलाब और अंगूर में कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन था किसी तार की लंबाई को खींचकर 50% बढ़ा दिया जाए और आयतन उतना ही रहे तो रेसिस्टेंट क्या होगा। तो हम लोग रेसिस्टेंट क्या जानते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, है ना। यानी कि R क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो L को अगर हम 50% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है ना, एक मान लीजिए पहले 100 था, अब 100 से 50% बढ़ा देते हैं तो 100 का कितना हो जाएगा, 150/100 हो जाएगा। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, मान लीजिए पहले आपका L था 100%, ठीक है, अब यहाँ पर जो है 50% बढ़ा दिया गया, तो अब कितना हो जाएगा, 150% हो गया। तो कितना गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया। तो सिंपली हो जाता 1.5 गुना। अवतल दर्पण की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। अगर वस्तु वक्रता त्रिज्या पर रखा जाए तो प्रतिबिंब दूरी क्या होता है। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं था। देखिए अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता त्रिज्या पर रखेंगे तो उसका क्या होता है, समान दूरी पर ही बनेगा, है ना। और समान दूरी पर बनेगा और समान आकार का बनेगा। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर रखा, त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसका आंसर 10 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में अगर वस्तु 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और उसकी फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है तो वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। इसका आवर्धन से इसका आंसर आ गया। देखिए उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी दिया है आपका यू, कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर माइनस में हो जाएगा क्योंकि उत्तल लेंस में लेफ्ट साइड में वस्तु को रखते हैं ना, फोकस दूरी को राइट साइड में रखते हैं, तो इसको प्लस में हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पहले हम लोग भी निकाल लेंगे, तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v, है ना। और दर्पण सूत्र में क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, लेकिन यहाँ पर लेंस सूत्र है तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/v बराबर क्या होगा, 1/u माइनस 1/f हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1/v इस पट्टी आ जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो गया, अब यहाँ पर 1/u के स्थान पर देखिए 1/v बराबर क्या हो गया, 1/u माइनस 1/f, है ना। तो 1/u के स्थान पर कितना था, माइनस का 24, और 1/ माइनस फिर 1/f के स्थान पर कितना है 8। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 24 माइनस 1 हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 1/v इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 4/24, माइनस का 4/24, ठीक है ना। तो 1/v इज इक्वल टू कितना, माइनस का 4/24, 4 छक 24, यानी कि v बराबर कितना हो गया, तो v बराबर हो गया माइनस का 6। देखिए अब v बराबर मान आ गया माइनस का 6 सेंटीमीटर, है ना। v बराबर कितना आ गया, माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या जानते हैं, आवर्धन क्षमता बराबर क्या जानते हैं, आवर्धन क्षमता बराबर हम लोग जानते हैं v/u, है ना, v/u। उत्तल दर्पण का आवर्धन क्षमता क्या होता है, प्लस होता है, बराबर क्या हो जाएगा, v/u बराबर प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी, यानी कि h'/h हो जाएगा। तो v यहाँ पर कितना निकला है, -6 सेंटीमीटर, और u कितना है, -24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर है v आपका -6 सेंटीमीटर और u है -24 सेंटीमीटर, बराबर प्रतिबिंब दूरी कितना होगा आपको निकालना है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी h' होता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई है यहाँ पर दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ले लेंगे 4 सेंटीमीटर। अब जैसे इसको काटेंगे तो 6 चौक 24 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाता है इसका सही आंसर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन प्रिज्म से था, लेकिन क्या क्वेश्चन था पता नहीं, आप लोग को पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। एक फ्लोएम का डायग्राम दे करके कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो डायग्राम वाला भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर क्या प्राप्त होता है। जब भी हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो आपका MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो कि एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण इसका सही आंसर होता है। जिंक को जब ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जिंक प्लस CO प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो 4 को कथन दिया हुआ था, जिसमें बोला गया था एक कथन गलत यही दिया था कि ZnO का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो नहीं, ZnO का क्या हो रहा है, यहाँ पर Z से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है वाला जो ऑप्शन था वह आपका गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ZnO का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो था, ये वाला
ऑप्शन गलत था, तो यही इसका सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि 3 प्रतिरोध 15 10 ओम और 30 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, प्लस R3। जब तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 55 ओम इसका आंसर आ जाएगा। एक मिलान करने वाला दिया था, इधर नींबू दिया था, बिच्छू का डंक दिया था, टमाटर दिया था, इधर ये सब अम्ल दिया था, ठीक है। इसको मिलान करना था। नींबू का होता है एसिटिक एसिड, बिच्छू का डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो इस प्रकार से मिलान करना था आपको, ठीक है। परिनालिका दिया हुआ था, इसके बारे में कुछ कथन दिया हुआ था कि इसके बाहरी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है, इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है, या फिर इसके दोनों छोरों पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है। तो इसके दोनों छोरों पर इसका सही आंसर हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये वाला था, AgBr इक्वल टू Ag प्लस क्या होगा, तो B प्लस Br2 हो जाता। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मानव निर्मित है, तो कुल मानव निर्मित तत्व 24 है और नेचुरल तत्व 94 है। ये आपका आया था क्वेश्चन, ठीक है। एक था डोबेनाइडर के आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है, ये भी आया था, ठीक है। पूछा गया था कर्नाटक में कौन से खनिज सबसे ज़्यादा मिलता है, और ऑप्शन दिया हुआ था 4-5, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता मैग्नीज वाला जो ऑप्शन था सही आपका हो जाता, बच्चे द्वारा बताया गया मैग्नीज, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है जो भी था पहला शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और आप लोग के पास है वो कमेंट करके जरूर दीजिएगा, या फिर व्हाट्सअप नंबर में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।